students, welcome to Megha D classes. Today we are going to discuss lesson number 8, reproduction of class 10. बच्चों कुछ टॉपिक्स मैं इसके ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोस में कवर अप कर चुकी हूँ. आज जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. जो मेरी लास्ट की वीडियोस थी बच्चों, उसमें मैंने आपसे बात करी थी रिप्रोडक्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है. उसके हमने दो टाइप्स पढ़े थे, सेक्सुअल एसेक्सुअल यानी कि लैंगिक और अलैंगिक जनन. उसके बाद हमने अलैंगिक जनन के जो डिफरेंट विधियां थी हमने वो पढ़ी थी. उसके बाद मैंने आपको फूल के बारे में बताया था कि आप एक फ्लावर के अंदर किस तरीके से उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल उनको देख सकते हो, और निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था. आज की वीडियो में जो मेरा फोकस रहेगा वो 3 टॉपिक्स पे रहेगा. द फर्स्ट वन इज रजोधर्म, जिसको हम इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं. जनन स्वास्थ्य, जिसे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बोल सकते हो. एंड द लास्ट वन इज गर्भ निरोधन, जिसे हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स भी बोल सकते हैं. तो वन बाय वन में ये टॉपिक लेके चलूंगी. तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं रजोधर्म की, जिसको आप इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन भी कह सकते हो. तो क्या होता है रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन? आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, जब तक वो 8-10 साल का होता है तो उनके शरीर में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आते. मतलब जो गर्ल और बॉय वो लगभग एक जैसे लगती हैं. उनकी शारीरिक आकृति, उनकी हाइट बढ़ना, उनके शरीर का स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस, फिगर, मतलब सब चीज़ जो है लगभग सेम होती है. लेकिन जैसे ही एक बच्चा पुबर्टी में एंटर करता है, पुबर्टी का मतलब क्या होता है बच्चा? किशोरावस्था. तो जैसे ही एक बच्चा किशोरावस्था में एंटर करता है तो वो अपने सेक्स के अनुरूप यानी कि अपने लिंग के अनुरूप उसमें कुछ बदलाव आते रहते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें बॉयज की, तो बॉयज जब किशोरावस्था में आते हैं तो क्या होता है, उनकी हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है. उनके जो कंधे हैं यानी कि जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड होने लग जाते हैं, चौड़े होने लग जाते हैं. उनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी फटी फटी सी लगने लग जाती है. उनके अंदर जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है यानी कि उनकी जो मांसपेशियां वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं. उसके अलावा उनके जो शीशन है उसका साइज बढ़ जाता है. उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लग जाता है. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने की वजह से उनके अंदर ये सारे बदलाव जो है देखने को मिलते हैं. इसके अलावा स्वप्न दोष जैसी भी एक समस्या है जो कई बार बच्चों में देखी जाती है. इसके अलावा उनके अंदर इमोशनल चेंजेस भी आते हैं. चेहरे पे दाग धब्बे होने लग जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस करती है, तेल बनाती है या सीबम बनाती है, जिसकी वजह से जो चेहरा है वो चिकना रहता है. इसके अलावा इमोशनल इन द सेंस की मतलब अपने से ऑपोजिट, जैसे गर्ल्स उनकी तरफ अट्रैक्शन होने लगता है. और साथ ही साथ अगर आप उनको कोई बात कह रहे हो तो वो बात वो दिल से लगाने लग जाते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो छोटी छोटी बातें भी उनको पिंच होने लग जाती है. इसी तरीके से लड़कियों में भी कुछ चेंजेस आते हैं. जिस तरीके से बॉयज में चेंजेस आने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इस हार्मोन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं. इसी तरह से गर्ल्स में भी 2 हार्मोन हैं जो बनते हैं जो इन सारे परिवर्तनों के लिए जिम्मेवार है. एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन. तो लड़कियों में भी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ही वो किशोरावस्था में आती हैं तो किशोरावस्था में आने के बाद उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा पतली और तीखी हो जाती है, मतलब कानों में चुभने वाली हो जाती है. उनके स्तन जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. उसके अलावा जो परिवर्तन हमने लड़कों में देखे थे कि चेहरे पे तेल इकट्ठा हो जाना, दाग धब्बे हो जाना, पिंपल्स आ जाना या इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा सोचना, अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना, ये सब चीज़ें कॉमन है. इसके अलावा एक जो समस्या जो लड़कियों में देखी जाती है जो बॉयज़ में नहीं होती, वो होता है मासिक धर्म, जिसको हम इंग्लिश में मेंसेस भी बोल देते हैं, पीरियड्स भी बोल देते हैं, या अगर मैं विज्ञान की भाषा में कहूँ तो इसको हम बोलते हैं रजोधर्म. तो ये रजोधर्म या मासिक धर्म होता क्या है, इसमें क्या चीज़ हमारे अंदर बदलाव होता है, किस वजह से ये होता है, वो सब कुछ अब हम डिस्कस करेंगे. तो क्या होता है बच्चों, जब हम मादा जनन तंत्र की बात करते हैं, जैसे ये आप मादा जनन तंत्र का एक सिंपल सा चित्र देख सकते हो.
मैं यहाँ पे आपको चित्र पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही, जो सिर्फ मेन बात है वो यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जब हम मादा जनन तंत्र के चित्र की बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो है यहाँ पर ओवरी है, जिनको आप अंडाशय भी बोल सकते हो, और ये जो है यहाँ पे हम क्या दिखाते थे, फ्लोपियन ट्यूब, जिसको आप हिंदी में टिंब वाहिनी या अंडवाहिनी भी बोल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर हमने ग्रीवा और योनि दिखाई थी, और ये जो भाग था ये था गर्भाशय, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो यूट्रस। योनि और ग्रीवा, योनि है जिसको हम वेजाइना बोलते हैं, और ये जो इसका मुख्य द्वार है इसको हम ग्रीवा बोलते हैं, जिसको आप सर्विक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ ये है कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो बच्चे का पोषण है वो माँ के शरीर में जो ये यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, इसके अंदर होता है। यानी कि जब निषेचन हो जाता है, शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं और उसमें भ्रूण बन जाता है, तो उस भ्रूण का जो बाकी का पोषण है वो इस गर्भाशय के अंदर होता है। इसी के अंदर बच्चा जो है 9 महीने वृद्धि करता है, सारा पोषण लेकर 9 महीने के बाद जो है वो बच्चा अपनी माँ के शरीर से बाहर आता है। तो ये जो गर्भाशय है यूट्रस, अगर इसके अंदर एक बच्चा, एक भ्रूण आके अटैच हो रहा है, वो अपने 9 महीने का सारा पोषण यहाँ से ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब इस गर्भाशय ने अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन किए होंगे ताकि उस शिशु को लेने के लिए तैयार हुआ है। तो क्या होता है, ये जो गर्भाशय है, जब इसके अंदर एक शिशु आने वाला होता है, मतलब जब इसको ये लगता है कि निषेचन हो सकता है, शुक्राणु और अंडाणु मिल सकते हैं, भ्रूण बन सकता है, तो ये जो गर्भाशय है इसके अंदर छोटी छोटी सी रक्त नलिकाएं बन जाती हैं, छोटी छोटी आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं। इसकी जो ये वॉल है, यानी कि इसकी जो दीवार है वो काफी ज्यादा मोटी हो जाती है, भित्ति मोटी हो जाती है, उसमें रक्त नलिकाएं बढ़ जाती हैं, और भी बहुत सारी मांसपेशियां आके जुड़ जाती है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि गर्भाशय जो है वो अपने आप को एक शिशु लेने के लिए तैयार कर लेता है कि अब उसके अंदर एक भ्रूण आकर 9 महीने तक उसके अंदर पल सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर ये निषेचन की क्रिया ना हो, मतलब कि अंडाणु तो बनते हैं, जैसे ही लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होता है तो हर महीने उनके शरीर में अंडे का निर्माण होता है। एक महीना अगर वो अंडाणु राइट वाली ओवरी से बना है, क्योंकि हमारे शरीर में 2 अंडाशय होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो अगर एक महीने राइट वाले अंडाशय से बना तो अगले महीने लेफ्ट वाले से बनेगा, यानी कि अंडाणु जरूर बनेगा। तो यदि उस अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता, निषेचन नहीं होता, तो गर्भाशय ने अपने अंदर जितने भी परिवर्तन किए थे, जितनी भी मांसपेशियां या रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स बनाई थी, वो सारी फट जाएंगी। उसकी जो भित्ति के आसपास जितनी भी कवरिंग्स बनी थी वो सारी फट जाएंगी, और जब वो फट जाएंगी तो वो सारा कुछ रक्त के रूप में या आप कह सकते हो म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। उस म्यूकस को हम क्या बोलते हैं, रजोधर्म। तो वो जो ब्लड निकलता है, शरीर से रक्त निकलता है, गर्भाशय के बाहर बनी भित्ति और मांसपेशियों के फट जाने से यदि निषेचन नहीं होता, उसे हम बोलते हैं रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन। और ये रजोधर्म जो है इसमें 2 फेज आते हैं। एक होता है इसमें रजोदर्शन। रजोदर्शन का मतलब होता है मीनार, यानी कि जब किसी लड़की के जीवन में, जब वो पुबर्टी में एंटर करती है, जब वो किशोरावस्था में एंटर करती है, जब पहली बार उसके शरीर में मासिक धर्म होता है, तो उसे हम बोलते हैं रजोदर्शन या मीनार। और ये जनरली 10 से 12 वर्ष की उम्र की लड़कियों में होता है। बाकी वही है, अपने अपने शरीर का और हॉर्मोन्स का हिसाब है, किसी में जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, पर जो एवरेज आयु मानी गई है वो 10 से 12 वर्ष मानी गई है। इसी तरीके से एक होता है इसमें रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति का मतलब होता है बच्चों मीनोपॉज, यानी कि जब एक महिला 45 से 50 वर्ष की आयु में पहुंच जाती है तो उसको डेट्स आनी बंद हो जाती है, यानी कि उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति। उस समय उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, और उस समय वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, यानी कि उसकी जो एक जनन करने की जो आयु निर्धारित की गई है वो इस रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति के बीच में होती है। यानी कि 10-12 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक एक महिला जो है बच्चे को जन्म दे सकती है। यदि रजोनिवृत्ति हो जाती है तो उसके बाद अंडाणु नहीं बनेगा, तो वो गर्भावस्था में नहीं आ सकती। तो ये बच्चों हमने पढ़ा रजोधर्म के बारे में।
इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य के बारे में, जिसको आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बोल सकते हो। तो जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि अपने जनन अंगों का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको आप जनन स्वास्थ्य भी कह सकते हैं। जनन स्वास्थ्य का मतलब है कि देखो, जैसे हमें कहा जाता है कि यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर के हर अंग, हर तंत्र का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो पाचन तंत्र है, चाहे वो श्वसन तंत्र है, चाहे वो आपका वहन तंत्र है। हर तंत्र की हमें अपने प्रोटेक्शन करनी होती है, केयर करनी होती है। तो इसी तरीके से जो हमारे जनन अंग है, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हमारे जनन अंग प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी आगे जो नई पीढ़ी को जन्म देने की कैपेबिलिटी है उस पर असर पड़ता है। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके जनन अंगों का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना, ताकि वो एक बेहतर जीवन जी सके। और जनन स्वास्थ्य में पुरुषों से ज़्यादा बात आती है लड़कियों की, यानी कि महिलाओं की, क्योंकि आपको पता है कि जो शिशु का जन्म है वो एक महिला के द्वारा ही होता है, क्योंकि पुरुष जो है वो सिर्फ अपने शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद उस शुक्राणु और अंडाणु से मिलकर निषेचन होना, उससे शिशु बनना, शिशु के बाद का सारा पोषण, उसके बाद शिशु को दूध पिलाना, ये सारे कार्य कौन करती है? महिला। तो महिला के लिए जनन स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि एक माता अपने शरीर का ध्यान रखेगी, यदि उसका शरीर स्वस्थ होगा, तभी उसकी संतान जो है वो स्वस्थ हो पाएगी। तो जनन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपने कई बार टीवी पे भी देखा होगा कि हमारी जो सरकार है वो कई बार ये भी कहती है कि जो है, अगर हम परिवार नियोजन की बात करें तो हर एक कपल को सिर्फ 2 ही बच्चे करने चाहिए, और बच्चों में कम से कम 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए, क्योंकि एक माँ के शरीर को कम से कम 3 साल लग जाते हैं अपने शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन हुए हैं उनको ठीक करने के लिए, मतलब एक दूसरे शिशु के लिए तैयार होने के लिए। अब है कि अपने जनन स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे मुख्य चीज़ तो आती है साफ सफाई। हमें अपने शरीर की पूरी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए, नहाते टाइम भी वैसे भी हमें अपने शरीर को हमेशा साफ रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो जनन स्वास्थ्य में आती है वो आता है गर्भ निरोधन, क्योंकि यहाँ पर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैरिड की बात कर रहे हैं। अब आता है गर्भ निरोधन। क्या होता है गर्भ निरोधन? जो है उसको आप कॉन्ट्रासेप्शन भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों में अंतर बनाए रखने के लिए और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से बच्चों के अंदर जो है, मतलब एक माता अपने शरीर में क्या परिवर्तन ला सकती है जिससे कि वो बार बार प्रेग्नेंट ना हो, यानी कि वो गर्भ धारण होने से अपने आप को बचा सके। तो गर्भ निरोधन क्यों जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया। गर्भ निरोधन जरूरी होने के 2 कारण है। एक तो इससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, दूसरा जो माता है वो अपने जनन स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है, और तीसरा बच्चों में प्रॉपर अंतर बनाया जा सकता है। अब ये गर्भ निरोधन किस तरीके से किया जा सकता है? तो वैसे तो इस गर्भ निरोधन की बहुत सारी विधियां होती हैं, बट क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो हम बेसिकली इसमें 4 तरह की विधि पढ़ेंगे। जो सबसे पहली विधि आती है बच्चों वो है यहाँ पर फिजिकल बैरियर्स, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, या हिंदी में बात करें तो आप इसको कह सकते हो भौतिक विधि। फिजिकल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे फिजिकल का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ ऐसे यंत्र या कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें हमारे शरीर के अंग पे लगा दिया जाता है। मतलब वो अंदर, हमारे शरीर के अंदर नहीं जाती, बाहरी रूप से हम अपने शरीर के अंगों पर उसको लगा देते हैं और वो निषेचन होने से रोकती है, मतलब वो शुक्राणु और अंडाणु को आपस में जुड़ने से रोकती हैं। इसलिए इनको भौतिक विधि कहते हैं या फिजिकल बैरियर कहते हैं। इसमें आपका जो सबसे मुख्य एग्जाम्पल आता है वो आता है कंडोम का, या फेनिलोम, या डायाफ्राम, या एक आती है इसमें सर्विकल कैप्स। तो जो भी उदाहरण आपको आसान लगे आप याद कर सकते हो।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडोम की। कंडोम क्या होता है? कंडोम जो है एक वस्तु है जिसका प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। इसे पुरुष के शीशन पे लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जब शुक्राणु रिलीज होंगे, बाहर आएंगे, तो वो मादा के शरीर में जाके अंडाणु से जुड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से निषेचन नहीं होता। फेमिडोम भी कॉन्डोम की तरह है, बट इसका प्रयोग महिलाएं करती हैं, मतलब इनका प्रयोग महिला के जन्म तंत्र में किया जाता है। इसी तरह से जो डायफ्राम और सर्विकल कैप है, इनका प्रयोग भी मादा के जन्म तंत्र में किया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि गर्भ निरोधन की जितनी भी विधियां हैं, उन विधियों में से सबसे बेहतर विधि कौन सी है? तो सबसे बेहतर विधि कंडोम यानी कि भौतिक विधि को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ये शरीर के बाहर लगती है, मतलब अंगों पर लगती है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, ना तो हार्मोन पे कोई परिवर्तन आता है, ना ही हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन होता है, और भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा बेहतर माना गया है। इसके बाद जो दूसरा मेथड आता है बच्चों, वो आता है केमिकल मेथड, जिसको आप रासायनिक विधि भी कह सकते हो। जब हम केमिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं दवाइयों की, या जेल की, या क्रीम की। तो केमिकल मेथड में क्या किया जाता है? कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो महिलाएं खाती हैं, आपने सुना भी होगा मालाडी नाम से भी, और भी कई नाम से आती हैं, जिसको एक महिला खा सकती है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो, मतलब उसकी जो साइकिल है वो थोड़ी सी उससे चेंज हो जाती है। इसके अलावा कुछ जेल या क्रीम आती हैं जिन्हें जनन तंत्रों पे लगा दिया जाता है, ताकि अगर कभी वहाँ पे शुक्राणु आ भी जाए तो वो वहाँ पे मर जाते हैं, मतलब वो उनको इनएक्टिव कर देती है, डेड कर देती है। बट केमिकल विधि का जो मेन नुकसान है वो यही है, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स पे अफेक्ट करती है। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि कोई महिला डॉक्टर की सलाह के बिना इनका प्रयोग करती है, तो कई बार वो कभी भी माँ नहीं बन पाती, या उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब जो उनका मासिक धर्म है, वो भी इरेगुलर हो जाता है। तो इसलिए ये मेथड हमेशा डॉक्टर की सलाह से प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद बच्चों जो तीसरा मेथड आता है वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड जिसको आप जैविक मेथड भी कह सकते हो। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? इसमें बेसिकली आता है ऑपरेशन, जिसको आप शल्य विधि भी बोल सकते हो, या शल्य विधि के अंदर भी बच्चों दो कैटेगरीज आती हैं। एक होता है इसमें वैसेक्टोमी, और एक होता है इसमें ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी जो है ये पुरुषों में की जाती है, इसे हम बोलते हैं नसबंदी। और जो ट्यूबेक्टोमी है ये महिलाओं में की जाती है, इसे बोलते हैं नलबंदी। तो इसमें क्या होता है? वैसेक्टोमी में पुरुष के अंदर एक वास्ट डिफरेंस होता है, जो मतलब एक पाइप होती है जो शुक्राणु को लेकर जाती है, तो उस पाइप को काट के गांठ मार दी जाती है, जिसकी वजह से जो शुक्राणु है वो शीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो जनन के दौरान जो है महिला के शरीर में भी नहीं जा पाएंगे। इसी तरह से ट्यूबेक्टोमी जो है, इसमें जो महिला की फैलोपियन ट्यूब है यानी कि डिंब वाहिनी है, उसके अंदर कट लगा के उसको गांठ मार दिया जाता है, जिसकी वजह से जो अंडाणु है वो आगे गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा और निषेचन नहीं हो पाएगा। परंतु इस विधि का नुकसान ये है कि इरिवर्सिबल है। यदि कोई सोचे कि एक बार ऑपरेशन कराने के बाद वो फिर से पहले जैसा हो जाए, जो गांठ लगी उसको दोबारा खुलवा ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये विधि जब किसी व्यक्ति का ये हो जाता है कि उसका परिवार पूरा हो चुका है, उसको आगे शिशु नहीं चाहिए, तब अपनाई जाती है, क्योंकि इसको दोबारा से पहले जैसा नहीं किया जा सकता। और चौथी विधि जिसकी बात हम करेंगे बच्चों, वो है IUCD। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आपका जनरली 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे I का मतलब होता है इंट्रा, U का मतलब होता है यूट्रिन, C का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव, और D का मतलब होता है डिवाइस। या हिंदी में कहें तो इंट्रा का मतलब होता है अंतर, यूट्रिन का मतलब होता है गर्भाशय, मतलब गर्भाशय के अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधन या सिर्फ आप निरोधक, और इसका मतलब होता है विधि या यंत्र। तो IUCD में जो बच्चों हमारे पास मेन एग्जाम्पल आता है वो आता है कॉपर टी का।
इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे औजार होते हैं या यंत्र होते हैं जिन्हें एक महिला के जन्म तंत्र के अंदर, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ये अगर महिला का जन्म तंत्र है तो यहाँ पे गर्भाशय में इस तरह से टी के आकार का होता है, इसको हम कॉपर बोलते हैं, तांबे की बनी हुई छोटी सी तार होती है, उसे डॉक्टर द्वारा रख दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, निषेचन नहीं होगा, और जो है शिशु जो है, अगर मान लो निषेचन हो भी जाता है तो बच्चा जो है गर्भाशय में अटैच नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से जो है आगे जन्म की क्रिया पूरी नहीं होगी, यानी कि शिशु जो है नहीं बन पाएगा। तो ये जो IUCD है ये भी एक डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है, कोई व्यक्ति अपने आप नहीं किया जा सकता। और इसका बेनिफिट ये होता है कि यदि IUCD यानी कि कॉपर टी कोई महिला रखवा ले तो 3 से 5 साल तक वो आसानी से जो है बच्चों में अंतर बना सकते हैं। तो ये सारी गर्भनिरोधन की विधियाँ थी जो आज हमने पढ़ी। वैसे तो बच्चों ये सारी विधियाँ मैंने भी जैसे आपको बताया बच्चों में अंतर बनाए रखने के लिए, जनसंख्या कंट्रोल के लिए। इसके अलावा इनमें से कुछ विधि ऐसी भी हैं जो STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसे आप लैंगिक संचारित रोग भी कहते हो, उससे भी एक इंसान को बचाती हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे एड्स है, वार्ट्स है, या सिफिलिस है, गोनोरिया है, जो आपके NCERT में दिए भी हुए हैं, जो जनन के द्वारा एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को हो सकती है। यदि कॉन्डोम या इस तरह की विधि अपनाई जाए तो उस तरह की STD से भी बचा जा सकता है।